नमस्कार दोस्तों, आपका मैं एक बार फिर से भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि निरंतर हम आपके जो केंद्र सरकार है उसके टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और आज मैं आपके केंद्र सरकार के टॉपिक 2 कंप्लीट हमने कर चुके हैं हम, इसके अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यायपालिका। क्या रहेगा? न्यायपालिका। मैं बता दूं आपको, ये टॉपिक आपके 10वीं के हिसाब से भी और बाकी जो कंपटीशन के एग्जाम है जैसे रिट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर। तो ध्यान से देखिएगा इसको और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर बात करें, संघीय न्यायपालिका कह सकते हैं हम कि केंद्र सरकार का पार्ट पढ़ रहे हैं। हम किसका पढ़ रहे हैं? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के पार्ट के अंदर की न्यायपालिका बात कर रहे हैं। अगर बात करें तो हमारे देश में त्रिस्तरीय न्यायपालिका का ढांचा है। कौन सा? त्रिस्तरीय। कौन सा? देखिएगा, अगर बात करें सबसे नीचे हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय। कौन से हैं? अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद में बात करें तो आपका आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। उसके बाद में आता है आपका, जिसे कह सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये 3 स्तर के हैं। ये सबसे ऊपरी स्तर का, ये सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय है और ये 3 है। बता दूं आपको, सबसे पहले कह रहे बात अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय। इसको आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और ये कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। ठीक है, और उच्च न्यायालय हर राज्यों में हो सकते हैं। 2 राज्यों का मिलाकर 1 हो सकता है, 3 राज्यों का मिलाकर 1 हो सकता है उच्च न्यायालय। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन न्यायपालिका अपनी। ठीक है, अगर बात करें न्यायपालिका का गठन, शुरुआत करेंगे हम न्यायपालिका के गठन से। फर्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं इसका, न्यायपालिका का गठन। क्या शुरू करेंगे? गठन। तो हमारा देश जो ही आजाद हुआ उसके बाद में हमारे एक 1950 में, डेट याद रखनी है आपको, 1950 में हमारे संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। उस समय स्थिति इनकी क्या थी? उस समय बता दूं आपको, एक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनना, एक मुख्य न्यायाधीश, एक ये क्या है? ये मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। 1 + 7। वर्तमान की नहीं बता रहा हूं मैं ये स्थिति। ये 1950 में जब शुरू हुआ था न्यायपालिका का पहला सेशन, कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जब संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी तो 1 + 7 कितने थे? कुल 8 न्यायाधीश। कितने थे? 8। ध्यान से सुनना, 2008 की बात करें। कब की? 2008 की। तो 2008 में कितने हो गई? 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे आप कहते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI कह सकते हो इसको, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस बाकी न्यायाधीश कितने थे? 30। कितने थे? 30। 2008 की संख्या बता रहा हूं मैं, 2008 में स्थिति कितने थे? कुल 31। कितने थे? 31। याद रखना इन चीजों को, डायग्राम समझा रहा हूं मैं पूरा का पूरा, इसको ध्यान करना। लेकिन वर्तमान में कितनी है? ध्यान से सुना। वर्तमान में आप बता सकते हैं 2019 में फिर न्यायपालिका के अंदर कह सकते हो कि जो जजों की संख्या है वो परिवर्तित कर दी गई। कितनी कर दी थी? ध्यान से सुनना, जो ये 31 संख्या थी, 31 संख्या को बढ़ा कर दे, कितनी कर दी गई थी? वापस एक मुख्य न्यायाधीश प्लस यहाँ पर 3 संख्या बढ़ा दी गई, यहाँ 33 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 33। मिलाकर कितने हो गए? 34। कितने हो गए? 34। ये बातें आ गई। ये सारा डायग्राम नोट कर लेना आप। ये जब कब थी? ये तो कब की स्थिति है? ये स्थिति है जब ये इनकी शुरुआत होती है, जब इनकी शुरुआत होती है। 1950 की स्थिति है। कब की? 1950 की कह सकते हो। ये स्थिति है 1950 की। और ये कब की है? 2008 की। और ये कब की है? अभी वर्तमान में जो चल रही है, अभी जो वर्तमान में चल रही है। ये न्यायपालिका का बता सकते हो कि संख्या थी। पहले ये थी, 2008 में ये थी, 2019 में ये थी। ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। अब बात करें वो पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, रफ कर रहा हूं मैं इसको वापस। अब देखिएगा, अब बात करें न्यायपालिका के न्यायाधीशों की। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बता देता हूं आपको। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ध्यान से सुना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके एस.जे. कानिया। एस.जे. कानिया, याद रखना, ये आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पटवार में, रिट में, कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एस.जे. कानिया। अब आपको सर ये बता दिया, वर्तमान में कौन है, तो 10th वाले बच्चों आप भी ध्यान करना, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ध्यान से सुनना। इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े, ये इनका नाम है। कितने नंबर के न्यायाधीश हैं बता देता हूं, ये 47वें नंबर के। कितने नंबर के, 47वें नंबर के। इससे पूर्व कौन थे, इससे पूर्व की बात करें 46वें नंबर बता देता हूं आपको, 46वें, ये भी पूछा जा सकता है। 46वें नंबर के, 46वें नंबर के थे रंजन गोगोई। कौन थे, रंजन गोगोई। ठीक है, ये 46 नंबर के, 47वें नंबर के। हम गठन की बात कर रहे हैं, मैं आपको किताब से ज्यादा मटेरियल दूंगा यहाँ पे, आपको अच्छे से याद होगा। सर्वप्रथम 1950 में, ये इनकी स्थिति कब थी, 1950 में, जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, एस.जे. कानिया प्रथम न्यायाधीश थे। उसके बाद में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। कितने नंबर के, 47वें नंबर के। और 46वें नंबर के कौन थे, रंजन गोगोई। कौन थे, रंजन गोगोई। ठीक है, अब देखिएगा, ये बता दिया मैंने आपको। अब बात करें तो ये न्यायाधीशों की व्यवस्था, कि मान लो कि जो न्यायपालिका के अंदर जो जितने भी प्रकार के जज वगैरह हैं, या कह सकते हो न्यायाधीश हैं, इनको चुना कैसे जाएगा। तो बता दूं आपको, एक प्रणाली जिसे हम कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली। क्या कहते हैं इसको, कॉलेजियम प्रणाली। कौन सी प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली। ये कहोगे सर ये क्या है, तो ध्यान से सुनना। न्यायाधीशों की चुनने की प्रोसेस, न्यायाधीशों के, एक मिनट, न्यायाधीशों के चुनने की प्रक्रिया कह सकते हो आप, न्यायाधीशों के चुनने की प्रक्रिया, ये कॉलेजियम व्यवस्था है। अब कहोगे सर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, ये मिलकर क्या करेंगे कि अपनी जो कार्यपालिका है उसके पास आवेदन प्रस्तुत करेंगे कि भाई इतने न्यायाधीश इस राज्य में या सुप्रीम कोर्ट में या अन्य न्यायालय जो भी हैं उनमें होना चाहिए। ये 5 न्यायाधीशों का समूह मिलकर सिफारिश करेगा। अब उस सिफारिशों को करते समय भी ध्यान से सुन लेना, ये सिफारिश करते समय भी किससे पूछ सकते हैं, या तो बता दूं आपको, बाकी जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश जिनसे उचित समझे उनसे पूछ सकते हैं, जिनसे उचित समझे। ठीक है, फिर ये नाम चुनकर किसके पास ले जाएंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका फिर क्या कर देती है, इनके नाम को मंजूर करती है और फिर ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ जाती है और बाकी न्यायालयों में ये अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, ये आपका गठन था, क्या था, गठन था। ठीक है, अगर बात करें इनकी योग्यता, क्या बात करते हैं इसकी, योग्यताओं की। किसकी बात करते हैं, योग्यताओं की। योग्यताओं की बात करें तो सर्वप्रथम आपको वो पता ही है, भारत का नागरिक हो, ये तो सिंपल चलना ही है, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। ठीक है, अब एज लिमिट आपको पता है कि कम से कम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनेगा तो काफी उम्र चाहिए। ठीक है, देखिएगा आगे बात करें तो दूसरी योग्यता इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वह है उच्च न्यायालय। कहां पे, उच्च न्यायालय, या तो एक उच्च न्यायालय या 2 राज्यों के, 2 राज्यों में क्या रह चुका हो, क्या रह चुका हो,
न्यायाधीश क्या रह चुका हो, न्यायाधीश। कितने साल तक, 5 साल तक। कितने साल तक, 5 साल तक। या तो उच्च न्यायालयों में या 2 राज्यों के न्यायालयों में। कितने साल तक, 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, अगर सर ये क्वालिटी ना हो तो, या ध्यान रखना वह क्या कर चुका हो, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, ध्यान से सुना, 10 वर्ष तक वो क्या रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। क्या रह चुका हो, एडवोकेट। एडवोकेट, एडवोकेट जानते हो आप, हिंदी में जिसे कहते हैं वकील। ठीक है, सरकारी वकील रह चुका हो 10 वर्ष तक। कम से कम कितने होने चाहिए एक्सप्रेस, 10 वर्ष तक। ठीक है, अगली शर्त, राष्ट्रपति की नजर में, किसकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटि ज्ञाता हो। क्या हो, कानून का उच्च कोटि ज्ञाता हो, उच्च कोटि का ज्ञाता हो। इसका अर्थ कि राष्ट्रपति को लगे कि ये कानून का विशेषज्ञ है। क्या है, विशेषज्ञ, कानून का विशेषज्ञ, राष्ट्रपति की नजर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको बहुत कुछ आता है, उससे कुछ नहीं होना है। राष्ट्रपति की नजर में आप क्या होना चाहिए, उच्च कोटि के, मतलब कह सकते हो विशेषज्ञ होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी योग्यताएं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब बात करें कार्यपालिका, कार्यपालिका तथा महाभियोग। राष्ट्रपति, देखो भाई सीधी बात है, क्या क्या चीजें होती है। महाभियोग हम बढ़ चुके हैं पहले राष्ट्रपति के बारे में, महाभियोग पढ़ा था हमने राष्ट्रपति के बारे में। सेम वही प्रोसेस लागू किस पे हो सकती है, मुख्य न्यायाधीश पर। किस पे लागू हो सकती है, मुख्य न्यायाधीश पर। कार्यपालिका तथा महाभियोग। कार्यपालिका, कार्यपालिका का क्यों जिक्र किया हमने, देखो देखिएगा कि जो इनके भत्ते हैं, या जिस कह सकते हो कि जो इनकी सैलरी है, जो सैलरी है वो डिसाइड कौन करेगी, कार्यपालिका डिसाइड करेगी। कौन करेगी, कार्यपालिका। दूसरी बात, जो इनको अन्य सुविधाएं मिलेगी, कौन सी मिलेगी, सुविधाएं। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है इन्हें, इनको वाहन क्या मिलते हैं, निःशुल्क वाहन, वाहन मिलेंगे इनको। कह सकते हो कि घर या रहने को आवास, वो निःशुल्क उपलब्ध होंगे। और क्या मिलेंगे इनको, और अलग भत्ते, जिसे आप डीए वगैरह, टीए वगैरह ये कह सकते हो। ठीक है, और क्या होंगे। अब बात करें तो ये चीजें हो गई इनकी, कार्यपालिका ये डिसाइड करती है। ठीक है, कार्यपालिका ये सारा का सारा इसका डिसाइड करती है। फिर महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभियोग किस वजह से, महाभियोग किस पे, मुख्य न्यायाधीश पे कह सकते हो, मुख्य न्यायाधीश। इस महाभियोग मुख्य न्यायाधीश पर क्यों लगाया जाता है, जब वह कदाचार का दोषी पाया जाता है, कदाचार का दोषी पाया जाता है। कदाचार का दोषी, कदाचार यानी उसका आचार अच्छा नहीं हो, क्या नहीं हो, आचार यानी व्यवहार अच्छा नहीं हो, यह लगे कि वह अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा हो। किसका उल्लंघन कर रहा हो, मर्यादाओं का, तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। सेम वही प्रोसेस है, वापस लाने के लिए 1/3 चाहिएगा, नहीं सॉरी 1/4 थी, कितनी थी 1/4, और मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन से 2/3, कितनी चाहिए 2/3, कितनी चाहिए 2/3। सारी दोनों सदनों से स्वीकृति मिल गई, वापस वही प्रोसेस, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा से फिर राज्यसभा से, दोनों सदनों ने स्वीकृति दे दी, फिर राष्ट्रपति मुहर लगा देता है, जिसके बाद से क्या समझा जाएगा, पद से मुक्त समझा जाएगा। उस दिन से इसको हटना होगा, क्या करना पड़ेगा, हटना होगा। ठीक है, तो ये कार्यपालिका का महाभियोग। ध्यान सुनना, कार्यपालिका क्या डिसाइड करती है, इनकी सैलरी, सुविधाएं, वाहन, घर, ये वगैरह वगैरह कितने होंगे। ठीक है, अब बता देता हूं आपको एक चीज और, बता देता हूं इनकी आयु कितनी रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। कई बार संशोधन होते हैं आयु, आयु देखिएगा 65 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष। किसकी आयु है 65 वर्ष, ध्यान रखना, 65 वर्ष न्यायाधीश बनने की नहीं है, सेवानिवृत्ति की आयु है। किसकी आयु है, सेवानिवृत्ति की। अब आप कहोगे सर 65 वर्ष, क्या पहले वो सेवानिवृत्त नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर उनको लगे कि हमें नहीं करना कार्य न्यायपालिका में, तो वो पहले
सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन कब तक रह सकते हैं अपने पद पर? 65 वर्ष तक। कब तक रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। ठीक है, तो ये बात आगे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन कि कितनी उम्र तक मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकता है न्यायपालिका? 65 वर्ष तक। कब तक का? 65 वर्ष तक। ठीक है, ये बात हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, वीडियो पॉज कर लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अब बात करें सैलरी की, इनकी क्या की? इसकी सैलरी, या कह सकते हो आप वेतन। क्या कहते हो इसको? वेतन और भत्ते। भत्ते, ये भत्ते क्या है? मैंने पहले जिक्र कर चुका हूं मैं। भत्ते का अर्थ जो अन्य सुविधाएं इनको मिलती है। वेतन, वेतन ध्यान करना, अन्य किताबों में 90,000 दे चुका है, लेकिन ध्यान से सुनना, इनका वेतन है 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, ये इनका वेतन है 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख। 5 लाख। आपकी बुक्स में कितना दिया हुआ है? 90,000। कितना दिया हुआ है? 90,000। लेकिन ये जानकारी गलत है, 90,000 नहीं, इसका वेतन कितना हो चुका है? 5 लाख रुपए। कितना हो चुका है? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इनके वेतन और भत्ते हो गए। अगर बात करें उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां, आपको कि सर ये कैसा वर्ड समझ में नहीं आ रहा? उन्मुक्तियां, आपने एक कविता भी सुनी होगी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी पंछी होता है वो उन्मुक्त गगन में उड़ता है, यानी आपका जो गगन है, आकाश, वो कैसा है? कोई बंदिश है क्या उस पर? नहीं है। पंछी में कोई बंदिश होती है क्या आकाश में उड़ता है? तो नहीं है। इसी प्रकार इनको भी कई प्रकार की प्रतिबंधों से दूर रखा गया है। किस किस से प्रतिबंध से? ध्यान से सुनना, देखिएगा, इनके कार्यों और निर्णयों से। कार्यों और निर्णयों से कैसे? कार्य और निर्णय से कैसे? देखिएगा कि मान लो कि कार्य और निर्णयों से, कि मान लो कि जो ये कार्य करते हैं, कौन? मुख्य न्यायाधीश वगैरह, जो न्यायपालिका कार्य करती है, पूरा न्यायपालिका समझ लिया आप, जो कार्य करती है, तो आप उस पर किसी प्रकार से उंगली नहीं उठा सकते। उंगली उठाने का अर्थ, आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते किसी प्रकार। क्या लगा सकते? आरोप नहीं लगा सकते, या उनके कार्यों में किसी प्रकार का आप कमी नहीं निकाल सकते, और उनके जो निर्णय दे दिए उनने, वो मानने होंगे आप। अगर वो आप अवमानना करते हैं तो ये आपको सजा भी दे सकते हैं। ध्यान से सुन लेना, अगर अवमानना की, अवमानना यानी माना नहीं अगर आपने, तो इनको आप सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो मुख्य न्यायालय है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, या कह सकते हो मुख्य न्यायालय, या कह सकते हो इसको, आप कह सकते हो मुख्य न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और कह सकते हैं इसको उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये तीनों इसके नाम हैं। अब बता दूं इसकी स्थिति कहाँ होगी? क्या होगी? स्थिति यानी स्थान, ये होगा कहाँ पर? तो ध्यान से सुन लेना, ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली पे। और कौन सा आर्टिकल कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे होगा? आर्टिकल 130, अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर। कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होगा? दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा, अब बता दूं आपको मुख्य न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या होंगे। कुछ प्रतिबंध होंगे इन पे। मुख्य न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, हाँ, हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीशों पर प्रतिबंध की, तो देखो इस पर प्रतिबंध, सर प्रतिबंध है क्या कुछ? बिल्कुल प्रतिबंध है। कैसे? मान लो मुख्य न्यायालयों के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, या मान लो जो अलग न्यायाधीश हैं, यानी जो इसके नीचे भी कार्य करते हैं, उनमें प्रतिबंध कैसा है कि मान लो ये सेवानिवृत्त हो गए। क्या हो गए? सेवानिवृत्त। क्या हो गए? सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में या किसी भी
अधिकारी के सामने या किसी भी मुख्य न्यायाधीश के सामने, किसी भी अधिकारी और मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या कह सकते हो कोई भी न्यायाधीश हैं, उनके सामने क्या नहीं कर सकेंगे, वकालत नहीं कर सकेंगे किसी का। सिंपल भाषा में समझे तो क्या, यानी किसी का अब दोबारा से मुकदमा ये नहीं लड़ सकते। कौन? जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, दोबारा से किसी का मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे। ठीक है, ये इन पे प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है कि वह अपनी मर्यादाओं का कहीं उल्लंघन ना कर दे। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है इसका गठन, न्यायपालिका का गठन कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, गठन हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे हम बात करेंगे क्षेत्राधिकार और उनकी शक्तियां। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्षेत्राधिकार। क्या पॉइंट आता है? क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां, क्षेत्राधिकार और शक्तियां। ठीक है, क्षेत्राधिकार और शक्तियों की बात करें तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कौन कौन से? एक तो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा आ गया? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अगर बांटे तो ध्यान से समझना, प्रारंभिक अलग है और दूसरा है एक इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार ध्यान से समझना, दो प्रकार के हैं। सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे बताइए कि क्षेत्राधिकार कितने प्रकार से होंगे, या सीधा आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, छोटा क्वेश्चन आता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब पहले बात करेंगे हम इसकी। ठीक है, बताऊंगा मैं सभी वर्डों को, ध्यान से सुनना। अपीलीय क्षेत्राधिकार आगे आएगा तब बताऊंगा, और टेंशन मत ले आप, वापस से बताऊंगा। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को सुनते हैं अपन। ठीक है, देखो अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर भी कई पॉइंट हैं। इसका पहला पॉइंट, इसी का पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसी का विधान सुना है ना, इसी का ही पहला पॉइंट है ये। इसके अंदर एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आप कहोगे सर ये कौन सा लफड़ा है? एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एकमेव कहीं नाम सुना सुना लग रहा है। कहाँ सुना आपने? टीवी देखते हो? उसके अंदर एक आता है सीरियल जिसमें आप कह सकते हो थोड़ा कॉमेडी वाला, वो कहता है ना, वो सब टीवी पर आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें वो क्या कहता है कि आत्माराम तुकाराम भिड़े एकमेव सेक्रेटरी, यानी अकेला ही, दूसरा कार्य नहीं कर सकता कोई, ये इसका अकेले का अधिकार है। एकमेव सेक्रेटरी कहता है ना वो। कौन कौन से अधिकार आएंगे देखो कि ये जिस पे कार्य कर सकता है, कौन कौन सा। देखो अब देखिएगा, इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो पहला अगर बात करें तो राज्यों के बीच विवाद। किसके बीच? राज्यों के बीच कोई विवाद है। किसके बीच में? राज्यों के बीच विवाद। ये कौन सा सर चर्चा? अब मान लो राज्यों के बीच विवाद कौन सा पड़ा, ध्यान से सुनना। राज्यों के बीच विवाद की बात करें तो मान लो कि दो स्टेट है, मान लो राजस्थान है, हरियाणा है, इनके बीच कोई विवाद हो गया। पंजाब हरियाणा इनके बीच कोई विवाद हो गया। आंध्र प्रदेश कर्नाटक इनके बीच में कोई विवाद हो गया। तो इन विवादों का निपटारा करने का कार्य कौन करेगा? सिर्फ अधिकार किसका है? समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का। किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ही। ध्यान से सुनना, कौन निर्णय कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से सुनना। दूसरा, संघ सरकार कह सकते हो। संघ सरकार व राज्यों के बीच विवाद हो गया। किसके बीच विवाद हो गया? संघ सरकार और राज्यों के बीच विवाद हो गया। संघ सरकार और राज्यों के बीच विवाद कैसा? अगर मान लो कि आपकी केंद्र सरकार और राज्य इनके अलग अलग क्षेत्र बांटे गए हैं और अलग अलग इनके विषय हैं कि इस पे कार्य ये करेगा, इस पे कार्य ये करेगा, लेकिन मान लो फिर भी अगर कोई दिक्कतें होती है तो इनकी सुनवाई भी कहां पर होगी? आपके सुप्रीम कोर्ट में। ये इसका एकमेव अधिकार है। तीसरी अगर बात करें तो संवैधानिक विषयों पर। कौन से विषयों पर? संवैधानिक विषयों पर। संवैधानिक विषयों पर। संवैधानिक विषयों पर कौन से? मान लो राज्यों के बीच कोई विवाद आ गया, किसके बीच में? संवैधानिक विषयों में, राज्यों के बीच में। ये तो कोई मान लो कि दूसरे विवाद हो सकते हैं, ये संवैधानिक विषयों पर, यानी किसका कौन सा अधिकार है,
कौन सा कार्य ये कर सकते हैं, कौन सा कार्य ये नहीं कर सकते। संविधान के अनुसार, ये तो सीधा नॉर्मल विवाद है, मान लो जल विवाद आ गया, सीमा विवाद आ गया, ये चीजें, ये संवैधानिक विवाद अलग है। कैसे? ये संवैधानिक विवाद यानी कोई विषय पर चर्चा हो तब। अब इन तीनों का ध्यान रखना, इन सभी की सुनवाई कहाँ होगी, ध्यान से सुन लेना, इन सभी की सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ किसे है? सुप्रीम कोर्ट को। किसे है? सुप्रीम कोर्ट। किसे? सुप्रीम कोर्ट, या कह सकते हो उच्चतम न्यायालय, या कैसे कह सकते हो? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये एक में अधिकार आपका इतना आता है। आप ऐसे नोट डाउन कर ले पॉइंटों को, अच्छे से नोट डाउन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपका एक में क्षेत्राधिकार ये है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप पॉज करके भी देखिए। ठीक है, कंप्लीट करता हूं मैं इसको। दूसरे अधिकार की बात करें तो दूसरा अधिकार आपका इसी के अंदर होगा। सेकंड पॉइंट, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती अधिकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ध्यान से सुनना। इस वर्ड की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कहाँ की थी, याद आ रहा है कुछ? कहाँ की थी, कुछ याद आ रहा है? समवर्ती का याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? बता दूं फिर से। हमने जब कानून निर्माण की बात की थी तो हमने कहा था 3 विषय होते, 3 प्रकार की सूचियां होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। हाँ, अब याद आ गया आपको। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का क्या अर्थ है कि समवर्ती सूची का अर्थ उस समय हमने क्या लिया था कि कोई भी ऐसा विषय जिस पर केंद्र सरकार भी कानून निर्माण कर सकती है और राज्य सरकार भी कानून निर्माण कर सकती है। ऐसा ही इसमें होगा। देखो, जब बात आती है मूल अधिकारों की, किसकी बात आती है? मूल अधिकारों की। किसकी बात आती है? मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों की जब बात आती है तब आप मूल अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, आपका मूल अधिकार जो आपको दिए हुए हैं उनको आपसे कोई छीन रहा है, राज्य छीन रहा है या कोई व्यक्ति आपसे छीन रहा है, तो आप उनकी सुनवाई के लिए या तो कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। या आप सीधे कहां पहुंच सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। कहां पहुंच सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। आपकी जो इच्छा हो वहां जाएं आप, चाहे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो प्रश्न यहां से कैसा आता है? सीधा सीधा प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर कहां सुनवाई की जा सकती है, यहां कहां अपील हो सकती है। तो आप डायरेक्ट, आपको एक नहीं लिखना, दोनों लिखने हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। क्या लिखोगे? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन से क्षेत्राधिकार कंप्लीट हो रहे हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कंप्लीट हो रहे हैं आपके। ठीक है, उतार लें आप, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हमने बात की थी, दूसरा पॉइंट था इसका अपीलीय अधिकार। कौन सा अधिकार? अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार, अगर बात करें अपीलीय अधिकार की तो अपीलीय अधिकार क्या होंगे? अपीलीय अधिकार की बात करें तो मैं पहले बता दूं आपको, हर वर्ड को समझना होता है। अपीलीय, अपीलीय का अर्थ क्या होगा? अपील। क्या होगा? अपील। अपील का अर्थ अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखो तो हम अपील करते हैं, पुकार करते हैं किसी से। क्या करते हैं? पुकार करते हैं। या कह सकते हो, अगर बात करें हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार तो कह सकते हो कि इसका अर्थ यह होगा कि आप जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय, उनके जो निर्णय दिए गए हैं उनके आगे आप उच्च स्तर के न्यायालय में उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा निर्णय जो निचली अदालतों ने दिया है, उस निर्णय को आप कहां चुनौती दे सकते हैं? ऊपर के न्यायालयों में कह सकते हो। ऊपर के न्यायालय कौन से? जिससे मान लो अधीनस्थ न्यायालय से है तो आप उच्चतम न्यायालय जाइए, उच्चतम न्यायालय से है तो आप उच्च न्यायालय से आप कहां जा सकते हैं? उच्चतम जा सकते हैं। लेकिन अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा रहेगा? याद रखना, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा? उच्चतम न्यायालय। कौन सा? कई बार मिलता है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है?
उच्चतम न्यायालय। तो आपको बात समझ में आएगी, अपीलीय न्यायालय यानी जो आगे से आगे सुनवाई होती है लास्ट, ठीक है। अब इनके अंदर भी आपको बता दूं 3 या 4 प्रकार आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहला बात करें तो संवैधानिक, पहले की बात करें तो संवैधानिक, ठीक है। पहले की बात करें संवैधानिक, तो अपीली सत्ता अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे हम संवैधानिक। पहला कौन सा है? संवैधानिक। कौन सा है? संवैधानिक। संवैधानिक की बात करें तो यानी कोई ऐसे विषय हैं जो संविधान की व्याख्या से जरूरी है उसके अंदर, तो वो कहाँ पे जा सकते हैं? सीधे आपके मुख्य न्यायालय में, या कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में। दूसरा आ जाता है आपका, दूसरा कौन सा आएगा आपका? दीवानी। कौन सा? दीवानी। जो दीवानी है मैं बता दूं आपको क्रम से तीनों पॉइंट, दीवानी, अगला फौजदारी, फौजदारी, ठीक है। चौथा आपका आता है विशिष्ट। चौथा कौन सा आता है आपका? विशिष्ट। फौजदारी के बाद कौन सा आएगा? विशिष्ट आएगा। कौन सा आएगा? विशिष्ट। ध्यान से सुनना, संवैधानिक मैंने बता चुका हूं आपको। दीवानी, दीवानी कौन सा? कि दीवानी की बात करें तो पहले ये बता देता हूं आपको दीवानी क्या होता है, फौजदारी क्या होता है और विशिष्ट क्या होता है। दीवानी यानी ऐसे मुकदमे जो किससे संबंधित हो? तलाक, किससे संबंधित हो? तलाक, विवाह, तलाक हो, विवाह हो, या बाकी जो मसले हो, या मान लो कि कोई जमीनी विवाद है, संपत्ति विवाद है, संपत्ति विवाद, संपत्ति का कोई विवाद है, संपत्ति कोई विवाद है, संपत्ति का विवाद है, ठीक है, संपत्ति का विवाद है, इस प्रकार के। फौजदारी कौन से? फौजदारी मारपीट, डकैती, लूट, ये मामले हैं वो। विशिष्ट यानी इन सब से जो बच चुके हैं और केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर, केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर, केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर जितने भी मामले होंगे वो इन पे सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप होगे सर ये याद नहीं होते, तो देखो एकदम सिंपल सा तरीके से समझना है। नाम क्या रहा? दीवानी। दीवानी यानी दीवाना। क्या अर्थ होता है? दीवाना। और आदमी दीवाना कब होता है? समझ रहे हो आप? कब होता है? जब मान लो कि वो क्या करता है, या तो विवाह करता है, क्या करता है? विवाह करता है, विवाह करना है, या मान लो कि अच्छी खासी संपत्ति है उसके पास, तब, या कह सकते हो कि तलाक होने के बाद, ठीक है। तो ये तलाक के सारे जितने भी मामले आते हैं, पहले दीवाना हुआ, ऐसे समझ ले आप। आदमी पहले क्या होता है? दीवाना। दीवाना होने के बाद क्या करता है? विवाह करता है, विवाह करता है दीवाना होने के बाद। विवाह करने के बाद उसका क्या हो जाता है? तलाक। जो दीवानापन अच्छा नहीं है, फिर तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद ये सारे के सारे कोर्ट कचहरी में चलते रहते हैं। क्या कहते हैं? दीवानी। फौजदारी कैसे याद करोगे? देखो फौजदारी नाम से स्पष्ट हो रहा है, फौजदारी। फौजदारी यानी फौजी, याद रखो आप। क्या याद रखेंगे? फौजी। फौजी क्या करता है? फौजी दुश्मनों को पीटता है। दुश्मनों से मारपीट कौन करता है? फौजी। कौन करता है? फौजी। और उनका धन भी लूट लेता है फौजी। अपने अपने फौजी होते हैं जो धन भी लूट लेते हैं। अपने याद करना है, वैसे कोई इसका कोई सेंस नहीं है, याद करने के तरीके से बता रहा हूँ। फौजदारी, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। फिर विशिष्ट, केवल सैनिक न्यायालय। एक सर सैनिक न्यायालय कौन सी? आपको बता दूं, आपकी जो सेना है उसके अलग न्यायालय होते हैं। उनको जो कोई निर्णय दे दिया सैनिक न्यायालय ने, उनको चुनौती यहाँ पर नहीं दी जा सकती। ध्यान से सुनना, सैनिक न्यायालय जिसे हम कहते हैं कोर्ट मार्शल, कहते हैं ना, कुछ कोर्ट मार्शल वगैरह हो गया, किसी फौजी को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, उन विवादों को छोड़कर इनके निर्णय सिर्फ यहीं रखे जाएंगे। इनका आगे किसी प्रकार से कोई अपील नहीं की जाएगी, बाकी यही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम क्षेत्राधिकार हमने पढ़ लिए हैं। क्षेत्राधिकार में पहला हमने पढ़ लिया है, दूसरा हमने पढ़ लिया, तीसरा। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा होगा? अपील के लिए विशेष अधिकार। किसके लिए?
अपील के लिए विशेष कह सकते हो कि आज्ञा देने का अधिकार। अब ये कैसे देखो, वापस सुनना, वापस वही चीज है, केवल सैनिक न्यायालय को छोड़ दे, इसमें भी किसको छोड़ दें, सैनिक न्यायालय को। किसको छोड़ दें, सैनिक न्यायालय को। सैनिक न्यायालय को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी प्रकार के आपके वाद विवाद हैं उनके लिए ये क्या कर सकता है, आज्ञा दे सकता है। क्या दे सकता है, ध्यान से सुनना, आज्ञा दे सकता है। क्या दे सकता है, आज्ञा। और वो कौन सी आज्ञा, विशेष आज्ञा दे सकता है कि आप उसकी सुनवाई यहाँ करवा सकते हो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता हो कि इसकी सुनवाई नीचे नहीं हो रही अच्छे से, यहाँ पर लाया जाए इसको, तो ये अधिकार दे सकता है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, अगला इसका पॉइंट आता है, चौथे पॉइंट की बात करें तो परामर्श संबंधी अधिकार। कौन सा अधिकार, परामर्श संबंधी अधिकार। परामर्श संबंधी अधिकार, परामर्श संबंधी अधिकार। परामर्श संबंधी ये क्या है सर, परामर्श समझो पहले। परामर्श का क्या अर्थ होता है, राय। क्या, राय। राय का अर्थ यानी कोई हम देते हैं ना, किसी को परामर्श देते हैं, राय देख तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, वो ये क्या है, देखो परामर्श संबंधी राय। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है, कौन, राष्ट्रपति, जो हमारा राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, या कौन, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। कौन, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। और ये परामर्श देते हैं कौन, मुख्य न्यायाधीश। अब मर्जी है राष्ट्रपति की, वो इसको माने या न माने। किसकी मर्जी, राष्ट्रपति की, कि वो माने या न माने। मानना या न मानना किस पे डिपेंड करेगा, इसका कार्य तो क्या है, सिर्फ परामर्श देना। क्या है, परामर्श देना। अब मानने या न मानने वो किस पे डिपेंड करेगा, राष्ट्रपति पे। किस पे डिपेंड करेगा, राष्ट्रपति के, हमें मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपके चौथा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है, परामर्श संबंधी न्यायालय। आपको आर्टिकल बताऊं, इसका आर्टिकल आपको याद रख, अच्छे से याद रख सकते हो। इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, अनुच्छेद, ये कई बार जिक्र हो सकता है, ध्यान से सुनना। 143 143, आर्टिकल 143। कौन सा, आर्टिकल 143। ठीक है, याद करने का तरीका इजी है। कैसे, देखो 3 स्तर है न्यायपालिका के, और मुख्य न्यायाधीश भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। अगला बात करें, 5वां पॉइंट पढ़ते हैं हम, अभिलेख न्यायालय। कौन सा, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, देखो अभिलेख आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, है सम्राट अशोक के अभिलेख, कई प्रकार के अभिलेख। अभिलेख यानी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज रख दिया गया, अब उसको साक्ष्य के रूप में, किसके रूप में, साक्ष्य के रूप में। किसके रूप में, साक्ष्य। साक्ष्य यानी गवाह के रूप में, इसको क्या कर सकते हैं, गवाह के रूप में। किसके रूप में, साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में काम में लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो जो भी निर्णय दिए, क्या दिए, जो भी निर्णय दिए, क्या दिए, निर्णय दिए, या उन निर्णयों को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उन निर्णयों को लिखा जाएगा। क्या जाएगा, लिखा जाएगा। लिखने के बाद उनको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संरक्षित। और वह जो लिखे हुए निर्णय हैं, अब वो क्या कार्य करेंगे, जो बाकी नए न्यायाधीश बनेंगे या जो छोटे अधीनस्थ न्यायालय हैं, छोटे अधीनस्थ न्यायालय इनको पढ़कर या इनकी समीक्षा करके या इनका सारा लेके बाकी निर्णय दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से निर्णय करें, तो इनका सारा लेकर वो क्या कर सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं। अभिलेख न्यायालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलेख न्यायालय। कौन सा, अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं, 129। कौन सा अनुच्छेद, 129। कौन सा अनुच्छेद, 129 अनुच्छेद है। ठीक है, अब देखो ये हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है,
अब ध्यान से सुना, एक इसके अंदर पॉइंट आता है, मैंने अभिलेख न्यायालय में नहीं डाला है, यहाँ पे डाल रहा हूँ अलग से मैं, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना क्या है, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना की बात करें, अगर आप किसी भी प्रकार से मुख्य न्यायालय की या कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की कोई न्याय कर दिया उन्होंने, आप उस पर अंगुली उठा रहे या मान रही हो, मान नहीं रहे, तो आपको वह कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, मैंने पहले बता दिया आपको वैसे तो, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो मौलिक अधिकारों का रक्षक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, ध्यान से सुना, मौलिक अधिकारों का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक क्या है, मौलिक अधिकारों का रक्षक। किस प्रकार से कि जो आपके मूल अधिकार प्रदान हुए, आपको कितने मूल अधिकार, जो आपको मूल अधिकार हैं कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं 6 हैं। पहले कितने थे भाई, 7 थे, पहले कितने थे 7, 7 से कितने हो गए 6। वो मूल अधिकार आपको दे तो दिए गए, लेकिन मान लो कि उनको प्रभावी बनाने के लिए या कह सकते हो कि उनका संरक्षण करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, तो मूल अधिकार है या नहीं है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है क्या करती है, मूल अधिकारों की रक्षक है, और आपकी सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपकी उच्च न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय भी इनका रक्षक है। इसके लिए वो कार्य क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, देखो वह क्या करेंगे, 5 प्रकार के लेख जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे, लेख, लेख जारी करके, लेख जारी करके। कौन कौन से लेख, देखो पहला लेख कौन सा आता है, पहला लेख कह सकते हो प्रत्यक्षीकरण। क्या कह सकते हो, प्रत्यक्षीकरण। क्या कह सकते हो, प्रत्यक्षीकरण। क्या कह सकते हो इसको, प्रत्यक्षीकरण। दूसरे लेख को क्या कह सकते हो आप, परमादेश कह सकते हो। कह सकते हो, क्या कह सकते हो, परमादेश। क्या कह सकते हो, परमादेश कह सकते हो। तीसरे की बात करें तो आप क्या कह सकते हो, प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक है। चौथे की बात करें तो क्या कह सकते हो इसका आप, अधिकार परीक्षा। क्या कह सकते हो, अधिकार परीक्षा। पांचवें की बात करें तो क्या कह सकते हो आप, उत्प्रेषण लेख, ठीक है। ये 5 प्रकार की लेख जारी कर सकता है कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ मैं बता दूं, पूरा अगर कहें तो इसका नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होगा कि मान लो पुलिस ने किसी को अपनी हिरासत में लिया, क्या लिया है, हिरासत में, यानी गिरफ्तार कर लिया है, तो उसको प्रत्यक्ष यानी प्रतीक्षा, इंतजार 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायाधीश के सामने, चाहे सेशन न्यायालय हो चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, समक्ष पेश करना होगा। कब तक, 24 घंटे में, ठीक है। दूसरा परमादेश, परमादेश का अर्थ क्या होगा, एक विशेष आदेश किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अपना कोई विशेष आदेश मनवाने के लिए, ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी किसी काम को वो निषेध कर सकता है, मना कर सकता है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अधिकार परीक्षा यानी किसी भी सरकारी मुलाजिम को अगर वह मान लो कि इस पद के योग्य नहीं है, या मान लो उसका ट्रांसफर हो चुका, स्थानांतरण हो चुका, फिर भी वो अपने पद पर आसीन है, तो उससे पूछ सकता है अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से यहाँ पर आप विराजमान हैं या आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये अधिकार परीक्षा हो जाएगी। उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होगा, उत्प्रेषण लेख का अर्थ होगा नाम से स्पष्ट प्रेषण, यानी प्रेषण यानी आगे भेजना। मान लो निचले न्यायालयों में कोई किसी प्रकार का विवाद है, मामले की सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि वहां सुनवाई नहीं हो रही सही तरीके से, तो वह अपने यहाँ उसको मंगवा सकता है, ठीक है। कहाँ पर, अपने पास उसकी सुनवाई करने के लिए। लेकिन सभी निर्णय को नहीं मंगवाता, कोई विशेष मामले हो जो किसी प्रकार से कह सकते संवेदनशील मामले हो या जिस पर निर्णय करने के लिए कोई प्रकार की बाध्यता हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, क्षेत्राधिकार, अधिकारों का रक्षक वगैरह, ठीक है। अब एक पॉइंट पढ़ते हैं हम, संविधान का संरक्षक। संविधान का क्या है, संरक्षक है। संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण, ठीक है। संविधान का संरक्षण कैसे, संविधान का संरक्षण देखो कि एक चीज आएगी न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। किसके द्वारा,
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। इसके द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होगा कि देखो मैं बता देता हूं आपको कि मान लो कि जब आपकी कार्यपालिका अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करे, किसका उल्लंघन करे? मर्यादाओं का उल्लंघन करे। क्या करे? उल्लंघन करे, या कह सकते हो कि मर्यादाओं को तोड़े, मर्यादाओं को तोड़ती है। किस प्रकार कि मान लो कि ऐसा इन्होंने मान लो कि किसी प्रकार का कोई कानून निर्माण का कार्य किया है, कोई कानून निर्माण का कार्य इस प्रकार से किया है जो सार्वजनिक हित में ना हो। किसके हित में नहीं हो? सार्वजनिक, उससे अहित होता हो। क्या हो? सार्वजनिक अहित, जिससे सार्वजनिक अहित होता हो। तो न्यायपालिका उन पर विचार करके क्या कर सकती है? न्यायपालिका पुनः विचार करके उस निर्णय को हटा सकती है, या कह सकते हो कि उस निर्णय को अवैध ठहरा सकती है। क्या ठहरा सकती है? अवैध ठहरा सकती है कि ये आपका जो कार्य है वो अवैध है। क्या है? अवैध है। अब देखो संविधान का संरक्षण कैसे हुआ कि संविधान का संरक्षण यानी संवैधानिक मर्यादाओं से बाहर निकलकर जब न्यायपालिका किसी कार्य को देखती है कि ये हो रहा है तो हटा सकता है। दोबारा से सुन लेना ध्यान से। संविधान का संरक्षण यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका। किसका है? न्यायपालिका का। अगर कार्यपालिका किसी प्रकार से ऐसे निर्णय या कह सकते हो कि ऐसे नियम बनाए जो कि संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं है, तो वापस इस शक्ति के द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा वो क्या कर सकते हैं? वापस से हटा सकते हैं इसको। ठीक है। चाहे मान लो कि ये कानून निर्माण किसी ने किया है, कार्यपालिका आ गया ना, कार्यपालिका कौन सी? कार्यपालिका चाहे राज्य की हो या संघ की हो, समझ रहे हो? कोई भी कार्यपालिका हो, ध्यान रखना, राज्य में भी सुनवाई कर सकता है ये, इसमें भी, राज्य में भी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप ये समझना कि सिर्फ संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो संघीय, सिर्फ राज्य में भी ये सुनवाई कर सकता है। ठीक है। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।